नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का। शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले अपने न्यूज मित्रों को सत्ता की ऐसी सैलाबी कुंजी दिखाएंगे जिसमें इंसान के डर और आत्मसमर्पण वाली चिंताजनक तस्वीरें हैं। इलाके पहाड़ के हों या मैदान के, सैलाब ने कैसे कदम कदम पर लोगों को बेबस कर दिया है, यह देखिएगा। फिर पश्चिम बंगाल की कश्मीर फाइल्स खोलेंगे। बंगाल में क्या हिंदुओं की हालत कश्मीरी पंडितों जैसे होने वाली है? बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर ममता सरकार पर जो आरोप लगाए हैं उनमें बहुत सियासी चिंगारियां हैं। इसके बाद बंगाल के मुख्यमंत्री के माइक, कैमरा और एक्शन की भी बात करेंगे। आज ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर निकल गई और उन्होंने इस मीटिंग में भेदभाव वाले कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खबर का भी राजनीतिक तापमान बहुत ज्यादा है। आज दिल्ली में बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी हो रही है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी मंथन होगा। फिर सत्ता में बॉर्डर पर पाकिस्तान की बैट बॉर्डर एक्शन टीम वाली साजिश की बात करेंगे। आतंकियों ने अब जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हमला किया है, जिसमें सेना के एक जवान जो है वो शहीद हो गए। लेकिन आर्मी को इस हमले में पाकिस्तान की कुख्यात बैट आर्मी वाले सबूत मिले हैं। इनकी भी लिस्ट तैयार है। आज हमने एक कुंजी पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान के ऑक्सफोर्ड ड्रीम पर भी बनाई है। दावा है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद का चुनाव लड़ सकते हैं। इस चुनाव में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन भी दावेदारी पेश करते नजर आएंगे। और पेरिस ओलंपिक से भारतीय शूटर मनु भाकर ने भारत को एक शुभ समाचार दिया है। वो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब मनु भाकर कल इस इवेंट के फाइनल में मेडल के लिए निशाना लगाएंगी। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस संकट की खबर आपको दिखाते हैं जिसका सामना इस वक्त देश के करोड़ों लोग कर रहे हैं। टूट जाए तो हम दब जा रहा, बहुत परेशान रहे हम। बच्चे सब दूसरे के घर पे जा रहे हैं। 45 साल हो गए, पहले भी वैसी स्थिति हुई है। सरकार हमारी व्यवस्था नहीं करती हमको बारिश के कारण सर बीमार पड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते सर। हमें हम रोड पे खड़े हुए हैं सर। सत्ता में आज सबसे पहले हम एक बदले की बात करने जा रहे हैं। यह बदला जरा दूसरी किस्म का है और इनकी तस्वीरें भी बहुत डराने और परेशान करने वाली हैं। हम पूरे वर्ष प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, उस पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं और ये कुदरत बिना कुछ कहे हमारे इस बर्ताव को झेलती रहती है। लेकिन जब ये हिसाब बराबर करने पर आती है तो फिर इंसान के सामने बचने और बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इस वक्त आधा देश कुदरत के इसी बदले का सामना कर रहा है। इस खबर में राजनीतिक मसाला नहीं है, कोई विवाद नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाला हंगामा नहीं है। लेकिन इस वक्त ये खबर देश की बहुत बड़ी आबादी से जुड़ी हुई है। फिर वो उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में रहती हो या फिर महाराष्ट्र और गुजरात में। और इसीलिए आज इस पर हमने अपने सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की सैलाबी कुंजी बनाई है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आई बाढ़ और बारिश की खबरों पर आधारित है। पहले बात उन पहाड़ों की जो मानसूनी जुलाई में कुदरत की धुलाई का सबसे बड़ा प्रकोप झेल रहे हैं। खासकर उत्तरकाशी में इस वक्त जो डरावने हालात हैं उसे देखकर लोगों के मन में केदारनाथ आपदा वाले डर का रिपीट टेलीकास्ट होने लगा है। सबसे खराब स्थिति यमुनोत्री की है। यहां जान कचटी में बादल फटने के बाद यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। तस्वीरें आपके सामने और इसकी तस्वीरें आप इस वक्त खुद देख सकते हैं। सैलाब की शक्ति इतनी ज्यादा है कि कुछ भी टिकने के लिए तैयार नहीं है। यमुना नदी अपने साथ यमुनोत्री मंदिर को जोड़ने वाले तटबंध भी बहा ले गई है। साथ ही मंदिर को जोड़ने वाले पुल की सुरक्षा दीवार ने भी इस सैलाब के आगे सरेंडर कर दिया है।
आधी रात को बारिश के बाद जो सैलाब पहाड़ों से उतरा, उसमें सब कुछ तिनके की तरह समाता चला गया। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले पैदल मार्ग पर स्थित पंजीकरण सत्यापन केंद्र भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां भी लहरों में बह गई हैं। हालांकि यहां पर लोगों को पहले से इस संकट के बारे में सचेत कर दिया गया था, इसीलिए लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिल गई। यमुनोत्री की तरह इस वक्त गंगोत्री के लोगों में भी खौफ की लहरें उफान मार रही हैं और इसकी वजह है भागीरथी नदी। बारिश के बाद भागीरथी नदी का पानी गंगोत्री में घाट और आश्रम तक पहुंच चुका है और इस पानी की रफ्तार इतनी तीव्र है कि घाट के किनारे बनी कई दुकानें भी इसमें समा चुकी हैं और लोग इन्हीं लहरों में खुद की जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए हैं। ये वो घाट है जहां आमतौर पर 4 धाम यात्रा के वक्त श्रद्धालुओं की रौनक रहती है, लोगों की भीड़ रहती है, आस्था का सैलाब आता है। लेकिन अभी यहां पर हर जगह सिर्फ सैलाब का कब्जा है। जिन मंदिरों में घंटियां और शंख लोगों को सुकून पहुंचाते हैं, वहां इस वक्त लहरों का शोर लोगों को डरा रहा है, क्योंकि मंदिर से लेकर आसपास बने सारे घर जलमग्न हो गए। हालांकि प्रशासन खतरे को देखते हुए लोगों की जान बचाने में पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ है। बाकायदा माइक पर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को घाटों से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। ध्यान से सुनिए ये अनाउंसमेंट, जरा फुल फ्रेम पर एक बार दिखाइए किस तरीके से लोगों को बचाने की कोशिशें चल रही है। ये देखिए सर, आप लोग ऊपर जाके मंदिर ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से वहां पर एक पैनिक है और किस तरीके से नदियां उफान पर। सत्ता की तीसरी सैलाबी कूंजी उत्तराखंड के टिहरी से आए कुछ डरावने दृश्यों पर आधारित है। यहां यमुना और भागीरथी की तरह धर्मगंगा नदी भी गुस्से में है और यहां गुस्सा नदी के किनारे पर बने मकानों और दुकानों को तिनके की तरह बहा रहा है। वैसे लोगों को इस खतरे का अंदाजा है, इसीलिए पहले ही लोग इस डेंजर जोन से दूर हो गए हैं। लेकिन लोगों की आंखों के सामने उनके मकान और दुकान इस विनाशकारी लहरों के आगे आत्मसमर्पण करते नजर आए। टिहरी में बारिश की वजह से धर्मगंगा और बालगंगा जैसी नदियों की लहरें इतनी ताकतवर हो गई हैं जो अपने साथ कई इलाकों में सड़कों को भी बहा ले गई हैं। और ये सारी तस्वीरें देखकर टिहरी के लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। आज एक चौंकाने वाली तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार से भी आई है, जहां बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे हैं और गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन हर की पैड़ी पर एक कांवड़िए की जिंदगी लहरों के बीच फंस गई। ये देखो जरा, अचानक गंगा स्नान करते वक्त एक कांवड़िया नदी की तेज धारा में बहने लगा। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां पहले ही एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी और गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद इस कांवड़िया को बचा लिया। तस्वीरें देखिए जरा। उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त बारिश और बाढ़ ने लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इसका एक सबूत यूपी के लखीमपुर खीरी से आया है, जहां पूरा का पूरा गांव अब जल समाधि ले रहा है। जहां के पुरवा गांव में कभी 70 से ज्यादा घर हुआ करते थे, अब वहां सिर्फ 4 घर बाकी हैं, क्योंकि शारदा नदी की लहरें पूरे गांव का नामो निशान मिटाती जा रही हैं। और इसकी लाइव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख सकते हैं। लेकिन अभी भी लोगों के लिए खतरा टला नहीं है। कई दूसरे गांव भी इस जल संकट की जद में हैं और अगर ऐसा रहा तो कई और गांव का नाम भी सिर्फ नक्शे पर ही रह जाएगा। अब महाराष्ट्र के सांगली की तस्वीरें देखिए, जहां सैलाब की दहशत के सायरन बज रहे हैं। बारिश से सांगली के कई डैम ओवरफ्लो हो गए हैं और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और अब यहां हालात ये हो गए हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए सेना को उतरना पड़ा है। ड्रोन से ली गई सांगली की तस्वीरें को देखकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि यहां इस वक्त रहने वाले लोग किस संकट का सामना कर रहे हैं, जहां हर तरफ से पानी ही पानी है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी नदी या झील के बीच में ये मकान बनाए गए हों। यहां कहीं पर भी आपको सड़क या जमीन नजर नहीं आएगी, क्योंकि हर ओर डैम का पानी पहुंच चुका है। और अब हालात ये हैं कि जिन सड़कों पर आम दिनों में गाड़ियां और बाइक चलती थी, आज वहां बोट चलाई जा रही है और सेना के जवान इन्हीं बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। सांगली में आर्मी के 90 जवान लोगों की जान बचाने के लिए और राहत और बचाव कार्य के लिए लगाए गए हैं।
महाराष्ट्र के सांगली जैसे हालात इस वक्त गुजरात के नवसारी में भी हैं। यहां जिले से गुजरने वाली पूर्णा नदी में आई बाढ़ के चलते शहर का काफी बड़ा हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और यहां भी एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर रही है। यहां भी आपको शायद ही कोई हिस्सा होगा जहां जमीन दिखेगी, क्योंकि बाढ़ का पानी पूरे इलाके में प्रवेश कर चुका है और इसने लोगों के लिए कदम कदम पर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी जुलाई खत्म नहीं हुआ है और इसके बाद अगस्त बाकी है, यानी मैदान से लेकर पहाड़ तक हालात जल्द सामान्य होंगे, इसकी संभावना कम है। सबसे चिंताजनक बात जानते हैं आप क्या है? इस बार जो बारिश हो रही है वो कई इलाकों में बहुत ज्यादा हो रही है, नॉर्मल से ज्यादा, लेकिन कई इलाकों में बिल्कुल नहीं हो रही। वैसे तो मॉनसून वाले इस वीकेंड पर बहुत से न्यूज मित्र आज आराम के मूड में होंगे, लेकिन हमारे नेता काफी सक्रिय हैं और मीडिया के कैमरों पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। सक्रियता और ट्रेंड होने की बड़ी वजह है दिल्ली में नीति आयोग की बैठक। इस बैठक में आज जो हुआ उसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि आज सत्ता की राजनीतिक खबरों का कोड वर्ड मुख्यमंत्री है। यह कोड वर्ड इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने से रोका गया। नीति आयोग की बैठक में विपक्षी दलों की सिर्फ एक सीएम ममता बनर्जी ही पहुंची थी और नीति आयोग की बैठक से अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की 2 दिनों तक बैठक चलने वाली। यानी राजनीति से जुड़ी हर खबर में मुख्यमंत्री जरूर है, इसीलिए हमने आज कोडवर्ड दिया है मुख्यमंत्री। आज सबसे पहले उस विवाद की बात करते हैं जिसमें माइक तो बंद रहा, लेकिन राजनीतिक साउंड /नॉइज बहुत जोर से आई। दरअसल दिल्ली में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल हुई थी, लेकिन वो बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन वाले राज्यों के सीएम को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि उन्हें केवल 5 मिनट। उन्होंने दावा किया कि जब मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थी तब मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे अपनी पूरी बात नहीं रखने दी गई, मेरा और बंगाल के लोगों का अपमान हुआ। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी का माइक बंद नहीं किया गया था। उन्हें झूठा नैरेटिव बनाने के बजाय सच सामने रखना चाहिए। एक बार सुनिए ममता बनर्जी ने तसल्ली बख्श तरीके से क्या क्या आरोप लगाए हैं और सरकार की तरफ से उस पर क्या कहा गया। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट between your party and other party, how party will run? When you are in power, you have to take care for all. बुमौन আছে boys and girls. बुमौन আছে मैंने जो बोलना एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दूँ। आप छोड़कर आ रहे हैं की वजह से दीदी आप देखिए वॉकआउट मैं बोलने चाहते थे दादा लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। It is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. At the end of the allotted time of the chief minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all chief ministers, but it's unfortunate that the chief minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. पिछले साल जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तो उसमें 8 गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने आने से मना कर दिया, बॉयकॉट किया, जिसके ऊपर बाकायदा बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उस बैठक में ममता बनर्जी नहीं आई थी, लेकिन आज वो आई।
मामला इतने पर नहीं रुका है। ममता बनर्जी के दावों का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने फैक्ट चेक करके दिया है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया कि बंगाल की सीएम का दावा झूठा है, उनको दिया गया बोलने का समय खत्म हो गया था, इसके बाद भी समय पूरा नहीं होने की बेल नहीं बजाई गई। इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि ममता बनर्जी के बोलने की बारी लंच के बाद थी, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर उन्हें 7वें नंबर पर बोलने दिया गया क्योंकि उन्हें जल्दी कोलकाता लौटना था। अमूमन ऐसा कम ही होता है कि कोई मीटिंग बुलाई जाए और बाद में सरकार इस तरह सार्वजनिक रूप से फैक्ट चेक करके दे। दरअसल नीति आयोग की बैठक पर जिस तरह की राजनीति हुई है, उसके बाद इसे राजनीतिक आयोग की बैठक भी कह सकते हैं। इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल से जुड़े मुख्यमंत्री आज नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि बीजेपी और सहयोगी दलों के सभी सीएम और ज्यादातर डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल थे। सिर्फ नीतीश कुमार ही इस बैठक में नहीं पहुंचे। कारण यह बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर भारत के नक्शे पर देखें तो विपक्षी दलों से जुड़े तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, केरल के सीएम पी विजयन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक थी, उसकी थीम थी विकसित भारत एट 2047। अंदर बैठक में तो संभवतः इसी पर चर्चा हुई होगी, लेकिन बाहर नीति पर नहीं बल्कि राजनीति पर चर्चा हुई। विपक्ष के नेताओं ने दावा किया कि ममता बनर्जी के साथ सरकार का रवैया ठीक नहीं था, जबकि बीजेपी ने कहा कि विपक्षी दल के नेता जनमत का अपमान कर रहे हैं। हालांकि बंगाल से ही आने वाले कांग्रेस के एक बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से किया, वो सरासर झूठ बोल रही हैं। आज फिर से सबूत हो गया कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जो नीति आयोग बनाया गया है वो किस तरीके से बीजेपी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व करने के लिए काम करता है। और ये भी सबूत हो गया किस तरीके से ये नया एनडीए गवर्नमेंट अभी भी किस तरीके से अपोजिशन का वॉइस को थ्रोटल करता है। So-called Indie Gathbandhan, because it is not at all a Gathbandhan. These parties, because they are not able to digest the mandate of the people, they are crying foul. इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री 3-3, 4-4 बार के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री रही हैं, उसको भी बोलने नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये तो प्रजातंत्र की हत्या है और इस बात को इंडिया गठबंधन ने पहले ही समझ लिया था, इसका बहिष्कार किया था। ये एक ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच में धन के आवंटन की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। भाग्य है कि कई राज्य सरकारों ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है, जो उनके राज्य हितों के लिए। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ। ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे, ममता जी कर चुकी थी, सारे बयान दे। राजनीति में सिर्फ तस्वीरों का ही नहीं, साउंड का भी महत्व होता है। नीति आयोग की बैठक में क्या हुआ था, इस पर सच और झूठ वाली राजनीति चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी अपनी आवाज को दबाए जाने वाला नैरेटिव जोर शोर से आगे बढ़ा रही हैं। उनकी राजनीति का हाई डेसिबल साउंड बीजेपी को चुभ रहा है। वैसे नीति आयोग की इस बैठक से अलग बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की भी एक बैठक हो रही है। इस बैठक को मुख्यमंत्री परिषद का नाम दिया गया है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मंत्री जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। यह बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हो रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कुछ और बड़े मंत्री शामिल हो रहे हैं। इस बैठक का मुख्य एजेंडा है राज्य की बेस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली योजना पर पार्टी को जानकारी देना। इस पर तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के जो प्रेजेंटेशन है वो भी दे रहे हैं।
केंद्र की फ्लैगशिप योजना पर राज्य में कैसे काम हो रहा है यह भी बताया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा लोकसभा चुनाव के नतीजों और आगामी 4 राज्य के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा हो सकती है। राजनीति की खबरों को ध्यान से देखने वाले हमारे न्यूज मित्र जो हैं, उनका ध्यान उत्तर प्रदेश की चर्चा पर भी होगा। इसीलिए उन्हें बता दें कि इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्य के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हो गए। बैठक में क्या तय होता है, क्या रणनीति बनती है, इस बारे में हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। सत्ता में अब वो खबर जिससे निकले कुछ सवाल देश भर में ट्रेंड कर रहे हैं और इन सवालों की डिलीवरी सीधे पश्चिम बंगाल से हुई है। इन सवालों पर जरा गौर करिएगा। क्या पश्चिम बंगाल की हालत जम्मू कश्मीर वाली होने वाली है? क्या कश्मीर की तरह बंगाल से भी हिंदुओं का पलायन करना होगा? क्या बंगाल में कश्मीरी पंडितों जैसी हो गई है हिंदुओं की हालत? चिंता बढ़ाने वाले ये सवाल इसलिए विमर्श में आए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में हर रोज 5 से 7 हजार रोहिंग्या मुसलमान प्रवेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति जम्मू कश्मीर में 1990 वाली हो जाएगी। इस स्थिति को समझने के लिए एक समिति गठित करने की मांग की गई है। सौमित्र खान की ये बातें इसलिए बहुत चिंताजनक है क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा है, वो भी ममता बनर्जी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई बांग्लादेशी पीड़ित अगर बंगाल का दरवाजा खटखटाएगा तो हम जरूर मदद करेंगे। एक बार सुनिए सौमित्र खान ने क्या क्या कहा है और उससे पहले ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा था। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी राजनीति क्यों शुरू हुई, कहां से शुरू हुई और कहां जा रही है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पश्चिम बंगाल में हर दिन पर डे 5,000 से 10,000 रोहिंग्या पर डे आ रहा है और आने के बाद पूरा भारत में सप्लाई हो रहा है। ये देश का खतरा है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री वो क्या बोल रहे हैं, जो जहां के जिसका कोई डिस्टर्ब हो जाए हमारा पश्चिम बंगाल में आ जाओ, हम उसको जागा दे देंगे। ये बात सही है? कैसे बोल रहे हो? पश्चिम बंगाल का सीएम पूरा देश को खत्म कर देंगे। वहां पे फिर के मिनिस्टर बोल रहे हिंदू सब काफिर है, हम लोग काफिर है। वहां पे बोल रहे जो हिंदू है सबको बाहर कर देंगे, तो हम लोग कहां जाएंगे? 1990 याद करिए कश्मीर में जैसे हुआ था, आज पश्चिम बंगाल में वही होने वाला है। पश्चिम बंगाल किसी का जागीरदार नहीं है, किसी का एक लाख जमीन नहीं है। আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है। बीजेपी अक्सर यह आरोप लगाती है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान बढ़े हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जबकि UNHCR के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक भारत में 14,000 से ज्यादा रोहिंग्या हैं। भारत में सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम जम्मू में बसे हैं, वहां इनकी संख्या करीब 10,000 है। वैसे भारत में ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान जम्मू कश्मीर के बाद हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR और राजस्थान में रहते हैं। लेकिन सौमित्र खान का नया दावा यह है कि हर दिन 5 से 10,000 रोहिंग्या भारत में एंट्री कर रहे हैं और यह खतरनाक है। वैसे राजनीति एक ऐसी कला है जिसमें अपना नैरेटिव किसी खतरे या ज्वलंत मुद्दे के आवरण में लपेट कर आगे बढ़ाया जाता है। बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है। राजनीतिक आंच बढ़ाई जा रही है। इस आंच में क्या पकेगा और क्या जलेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सत्ता में अब बात करते हैं प्रॉक्सी वॉर से प्यार करने और पीठ पर खंजर घोंपकर खून बहाने वाले पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सेना आतंकियों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत की तरफ फायरिंग कर रही है और इस षड्यंत्र का पूरा जिम्मा बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम को दिया गया है।
दुनिया इस टीम को बर्बर, अत्याचारी और टेररिज्म टीम के नाम से जानती है। सत्ता में आज बैट की क्रूर फाइल्स खोलेंगे। पहले जानिए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कैसे भारत के जवान और बैट बैकअप वाले आतंकियों के बीच आमना सामना हुआ, कैसे भारत के जवानों ने सिर्फ 20 से 25 मिनट में पाकिस्तान की बैट टीम और आतंकियों के षड्यंत्र को मिट्टी में मिला दिया। इतना ही नहीं, भारत ने एक पाकिस्तानी आतंकी को भी मार गिराया। बताया जा रहा है कि कुपवाड़ा से 120 किलोमीटर दूर माछिल सेक्टर में, माछिल बहुत ही पेनिट्रेटिव सेक्टर है, वहां पर 3 घुसपैठिए भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान भारतीय जवानों ने एक को मार गिराया, जबकि 2 घुसपैठिए डर कर भाग गए। दावा किया जा रहा है कि यह साजिश पाकिस्तान सेना की थी और इसमें वहां की क्रूर और कुख्यात बैट ब्रिगेड शामिल थी। अब आपको वो सबूत दिखाते हैं जिसने आज फिर से पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। एक्सक्यूज मी। न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन और पाकिस्तान की नापाक दोस्ती को भी इस तस्वीर ने दुनिया के सामने लाकर रख दिया। भारत के सुरक्षा बलों को माछिल सेक्टर से ऐसे हथियार मिले हैं जो चीन में बने थे। ये हथियार आतंकियों के पास थे। चीन में बने करीब 56-1 असॉल्ट राइफल, धारदार हथियार मिले और जो चीन पाकिस्तान सेना की बैट ब्रिगेड के नेक्सस को बता रही है। हालांकि भारत के जवान कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अब सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे भारत के तेवर से आज पाकिस्तान तिलमिला रहा होगा। कश्मीर घाटी के माछिल सेक्टर में जो नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में है, वहाँ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश आज भारतीय सेना ने नाकाम की। भारतीय सेना के मुताबिक 2 से 3 घुसपैठी कमकरी पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे और उन्होंने भारतीय सेना पर फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने बल दिखाते हुए एक घुसपैठी को मार गिराया। ये भी लगातार आशंका लगाई जा रही है कि जो घुसपैठी है वो पाकिस्तानी सेना के बॉर्डर एक्शन टीम का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि लगातार बैट की कार्रवाइयाँ सरहद के इलाकों में अक्सर देखी जाती है और इस बार भी ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो घुसपैठी है वो पाकिस्तानी फौज के बैट का हिस्सा हो सकता है। ये बशार में जो इनकाउंटर हुआ है, इसमें पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम जिसमें कमांडोज हैं वो आतंकवादियों की सहायता कर रहे थे। ये साफ तौर पर जताता है कि पाकिस्तान जो है बाज नहीं आएगा। बड़ा लाजमी है कि जितने भी उनके लॉन्च पैड्स हैं जिनमें 60 से 80 टेररिस्ट और बैठे हुए हैं, बड़ा लाजमी है कि हम उनको एक ही समय उनको डिस्ट्रॉय करें। में जो है जिस हिसाब से पाकिस्तान जो कर रहा है उसी हिसाब से हमें पाकिस्तान को जो रिप्लाई देना पड़ेगा। पर ये रिप्लाई किधर देना है? हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के इलाके में नहीं देना, हमें देना चाहिए इनको जो है पंजाब के इलाके के। इसकी जो पाकिस्तान रेगुलर आर्मी वगैरह के जो हैं लोग, जो पाकिस्तान जो पंजाबी मुस्लिम हैं आर्मी के अंदर, उनको क्षति पहुंचाए। जब तक हम ये नहीं पहुंचाएंगे तब तक पाकिस्तान नहीं मानने वाला है। आज आपको जानना चाहिए, आतंकवाद को जन्म देने वाला, आतंकवाद की आग को हवा देने वाला, आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान कैसे अपनी सेना के जरिए भारत के खिलाफ क्रूर साजिश कर रहा है। उसने अपनी सेना में ऐसी खास टुकड़ी तैयार की है जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। इस टुकड़ी का नाम है बैट। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैट पाकिस्तानी फौज की खूनी टुकड़ी के नाम से कुख्यात है। ये LOC पर छापामार युद्ध में माहिर है। यह पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG के साथ काम करती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की SSG बैट के लड़ाकों को ट्रेनिंग देती है। बैट की ट्रेनिंग 8 महीनों की होती है। इन्हें क्रूरता की हदें पार करने वाली ट्रेनिंग दी जाती है और तो और पाकिस्तानी सेना का इस क्रूर विंग का ISI कनेक्शन भी है। इसके सदस्य पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को खुफिया सूचनाएं पहुंचाते हैं। बैट ब्रिगेड के पास AK-47 राइफल होती है। बैट ब्रिगेड के पास नुकीले और धारदार हथियार होते हैं जो कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में जवानों को मिले। इसे आप सबूत के तौर पर भी मान सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना बैट के लड़ाकों को कैसे तैयार करती है, कैसे उन्हें क्रूर और खूंखार बनाती है?
जब आप ये जानेंगे तो आप समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान को आतंकिस्तान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सेना के इस गुट में भी सारे गुण आतंकी वाले ही होते हैं। बैट की ट्रेनिंग भी बड़ी विभत्स होती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें मुर्गे की गर्दन दांतों से काटने का प्रशिक्षण दिया जाता है, मुर्गे का खून पीने की ट्रेनिंग दी जाती है, मुर्गे का कच्चा मांस खिलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और भी कई विभत्स ट्रेनिंग दी जाती है। इससे आगे हम आपको बता नहीं सकते हैं। बैट का मतलब होता है बी फॉर बर्बर, ए फॉर अत्याचारी और टी फॉर टेररिस्ट। आपको बताते हैं कैसे ये बड़ी साजिश को अंजाम देते हैं। अपने साथ हाई एनर्जी फूड लाते हैं ताकि कई दिनों तक भूख ना लगे, सैटेलाइट फोन लाते हैं ताकि हमेशा इन्हें अपने आका की आवाज सुनाई दे, डिजिटल नेविगेशन कंसोल लाते हैं ताकि रास्ता भटकने पर भी आईएसआई का आदेश मिलता रहे, शॉटगन लाते हैं ताकि क्रूरता एकदम नजदीक रेंज में जाकर कर सकें। सत्ता में अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जो आज इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। कब तक वो जेल में बंद रहेंगे ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं अभी भी उम्मीदों के आसमान में किसी पक्षी की तरह उड़ान भर रही हैं। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान की सत्ता नहीं मिली तो अब उनका मन विदेश में चांसलर का चुनाव लड़ने का कर रहा है। कैसे समय और साल के साथ इमरान खान का मन बदलता रहा आपको बताते हैं। सबसे पहले इमरान खान की पहचान एक क्रिकेटर के रूप में हुई साल 1992 की अगर बात की जाए। वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी दिलाया। एक क्रिकेटर के रूप में उन्होंने एक पहचान बनाई। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इमरान खान ने राजनीति की पिच पर कई शॉट्स लगाए, तहरीक इंसाफ पार्टी बनाई, सेना की मदद से ही सही, लेकिन 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने। मतलब पाकिस्तान की सत्ता के कैप्टन भी वो बन चुके हैं। जब 2024 के चुनाव में इमरान खान की पार्टी को सफलता नहीं मिली तो अब उनका मन फिर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का कर रहा है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि इमरान खान क्रिकेटर बनने से पहले इंग्लैंड की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर रह चुके हैं, इसीलिए हमने कहा कि वो फिर से चांसलर बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि इमरान ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। साल 1972 में यूनिवर्सिटी के केबर कॉलेज से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की पढ़ाई कर चुके हैं। साल 2005 से 2014 तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद पर रह चुके हैं। इमरान खान की चांसलर वाली फाइल हमने पहले इसलिए खोली ताकि आप आसानी से ये समझ सकें कि जेल में बंद इमरान खान की इच्छा चांसलर बनने की क्यों हो रही है। अब आप जानिए इमरान खान के मन में क्या चल रहा है। दरअसल इमरान खान के सलाहकार सैयद जुल्फी बुखारी ने दावा किया है कि इमरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का चुनाव लड़ेंगे, जेल से ऑनलाइन बैलेट के जरिए चुनाव लड़ेंगे। इमरान के लिए वो सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे। दरअसल ब्रिटेन की टोरी पार्टी के चेयरमैन लॉर्ड पैटन के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली है। लॉर्ड पैटन लगभग 21 सालों तक इस पद पर थे। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड में नेता बन चुके पूर्व छात्रों को चांसलर पद पर नियुक्त किया जाता है और इमरान खान इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर इमरान खान चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप जानते हैं कि इनके सामने कौन होगा? ब्रिटेन के कौन कौन वो लोग हैं, नेता हैं जो इनको टक्कर देंगे? दो नाम हैं, एक है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, दूसरा है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। मतलब दो देशों के 3 पूर्व प्रधानमंत्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मन और चाहत के हिसाब से देखा जाए तो जेल में बंद इमरान खान यही सोच रहे होंगे कि दोबारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर ही बन जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी बीमारी की बात करके नवाज शरीफ जेल से रवाना हुए थे इंग्लैंड, और शायद इमरान खान चांसलर बनने की बात करके जेल से रवाना होकर जाना चाहते हैं इंग्लैंड। 71 वर्षीय इमरान खान का मन जो भी हो, लेकिन स्टेटस जेल वाला ही है। वो इस तरह भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हैं कि उनकी उम्मीदों पर कई ग्रहण लगते नजर आ रहे हैं। तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी साबित हो चुके हैं। सिफर मामले में गोपनीयता अधिनियम के तहत केस चल रहा है। गैर इस्लामिक विवाह के भी आरोप हैं, बिना तलाक दूसरी शादी का भी आरोप है। इमरान खान पर 200 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कई मामलों में जमानत मिल चुकी है, कुछ मामलों में सजा को रद्द किया जा चुका है। 5 अगस्त 2023 से इमरान खान जेल में बंद है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इमरान खान ने मन बना लिया विदेश जाने का तो न जाने ये केस कहां जाएंगे और उनको विदेश रवाना भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है।